एक नदी, एक सभा और सदियों से चला आ रहा विरासत। एक ऐसा स्थान जहां पर आस्था विज्ञान से मिलती है। एक ऐसी जगह जहां पर इतिहास सांस लेते हैं और जहां पर हर कदम पर खुलते हैं एक रहस्य। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कुंभ मेले की। एक ऐसा मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा है। क्या यह केवल एक मानव जमावड़ा है या इसके पीछे है एक बहुत बड़ा रहस्य? चलिए आज की इस वीडियो में हम सभी काफी विस्तार से समझेंगे इस कुंभ मेले के रहस्य को। क्या है कुंभ मेला, क्यों होता है, कहां कहां होता है, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सारे सवालों के जवाब को जानेंगे आज के इस वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी दी अनटोल्ड भारत की ये सीरीज आस्था के रंग, जिसमें आज हम बताने जा रहे हैं कुंभ के मेले के बारे में, उसके पूरे रहस्य को, उसके पूरे के पूरे और सारे के सारे अनसुनी अनकही कहानियों को। क्या है उसका इतिहास, कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, ना ही केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में। और इस वीडियो का सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वीडियो के अंत तक में आपका जो भी नजरिया है कुंभ के मेले को लेकर के, वो सब बदलने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कुंभ के मेले में शामिल कौन कौन से लोग होते हैं। एकदम आसान भाषा में समझेंगे। सबसे अधिक संख्या जिनका है वो है हिंदू धर्म के लोग, जो अपने आस्था के लिए यहां पर पहुंचते हैं। माना जाता है कि एक ऐसा मेला है, एक ऐसा स्थान बन जाता है वो उस वक्त कि जहां पर आस्था, मुक्ति, मोक्ष, ज्ञान, आध्यात्मिकता, ये सारे के सारी चीजें एक ही स्थान पर लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं, पूरी दुनिया भर से कई सारे पर्यटक, विदेशी पर्यटक तक आते हैं। क्यों? इस मेले के प्रति उनका जो आकर्षण है, लोग इस कल्चर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और इसके लिए वो आते हैं समझने के लिए। दूसरे कई सारे यहाँ पर तो रिसर्च के लिए आते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, रिसर्च को करने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्यों रिसर्च करते हैं, किस पे करते हैं, उस पे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक लोगों का समूह है, पहले उसे जान लेते हैं, और वो है साधु, संत, महात्मा। कहा जाता है कुंभ के मेले के बारे में, जो कि बहुत ही रहस्यमय बात है और ये पूरी तरीके से सत्य है। उतना ही सत्य है जितना सत्य सूरज का उगना और शाम के वक्त सूरज का डूबना है, उतना ही सत्य ये भी है कि पूरे भारत भर से, क्या पूरी दुनिया भर से कई सारे नागा साधु, अघोड़ी यहां पर पहुंचते हैं, कुंभ के मेले में जमा होते हैं। और कुंभ के मेले के खत्म होने के साथ ही साथ वो सब यहां से इस तरीके से गायब हो जाते हैं जैसे हवा में धुआं गायब होता है। और सबसे बड़ी बात कि मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा, आपने कभी भी, कहीं भी, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कहीं भी इन नागा साधुओं को, इन संतों को, इन महात्माओं को, इन अघोड़ियों को नहीं देखा होगा रास्ते में चलते हुए, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या और कहीं पर। ये कैसे आते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं, आज तक किसी को नहीं पता चला। ये रहस्य ही बन के रह गया है। घबराइए मत, इस पर भी मैं जल्द एक बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो लाने वाला हूं कि ये जो नागा साधु हैं, जो अघोड़ी हैं, ये होते क्या हैं, कहां से आते हैं, कहां को जाते हैं, उस पर भी अपना रिसर्च चल रहा है। जल्दी आपको वो वीडियो मिलेगा। तब तक अपने पूरे फोकस को रखते हैं इस कुंभ के मेले पर। अब समझते हैं कि कुंभ का मेला आखिरकार है क्या। कुंभ का मेला ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा स्थान है जहां पर आस्था, भक्ति और संस्कृति तीनों आपस में मिलते हैं। ये तीनों का संगम है। लेकिन सवाल है, इसका इतिहास क्या है। देखिए, हमारे पौराणिक कथाओं में, ग्रंथों में, पुराणों में, हर एक में कुंभ के मेले का जिक्र मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से बहुत कुछ निकला और उन सबों के बीच में एक कलश भी निकलता और उस कलश में था अमृत। अब अमृत देवता और दानव दोनों को चाहिए था, क्योंकि हर कोई अमर होना चाह रहे थे। तब होता क्या कि वो जो कलश था जिसमें अमृत था, उससे कुछ बूंदें धरती पर छलक कर गिर जाती हैं और वो गिरती है 4 जगहों पर: प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। और ये 4 स्थान पवित्र हो जाते हैं और यही 4 स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। लेकिन आप में से कई लोगों को इस कहानी पर यकीन नहीं होगा। इसी कारण से मैं आपको जो हिस्टोरिकली और साइंटिफिकली प्रूव्ड कहानी है वो मैं आपको सुनाता हूं। इस कुंभ मेले का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है हर्षवर्धन के काल में, 7वीं सदी में। कहा जाता है, जैसा कि इतिहास हमें बताता है, कि 7वीं सदी में पहली बार
कोई एक राजा हुए हर्षवर्धन, जिन्होंने इस तरह के सभा को संस्थागत किया, यानी आप कह सकते हो कि उसे प्रॉपर फिक्स्ड किया। और इसका जो एक्चुअल एविडेंस हमें मिलता है, सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है, रिटन एविडेंस, वो मिलता है हुएनसांग के किताबों में। हुएनसांग बताते हैं कि प्रयाग में, प्रयाग मतलब प्रयागराज जो इलाहाबाद भी कहा जाता है जिसे, वहां पर उसने इस तरह के एक सभा में बहुत कुछ दान किया था। इसके अलावा और भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे स्कंद पुराण, भगवत पुराण, महाभारत, इन सबों में भी इस कुंभ के मेले का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन 7वीं सदी के बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ते गया और इस सभा के साथ कई सारे लोग जुड़ते गए और इस कुंभ मेले का जो कह सकते हैं कि ना एक बहुत ही बड़े लेवल पर अपने चरमोत्कर्ष पर जब पहुंचना शुरू करता है, वो करता है मुगलों के वक्त। मुगलों के टाइम पीरियड में ये कुंभ मेला भारत में काफी अधिक डेवलप हुआ। ये जानकर आपको हैरानी होगा कि मुगल शासक, जैसा कि आज के दौर में भारत का स्थिति चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जिस तरह का समस्या चल रहा है, यहां पर आपको ये जानकर सच में ताज्जुब होने वाला है कि मुगलों के वक्त में ये कुंभ मेला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचना शुरू करता है। और ये मैं कहीं उड़ा उड़ा बात नहीं बोल रहा हूं, इन सबों का एविडेंस, इन सबों का साक्ष्य है। ये जो कुंभ का मेला होता है, ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है कुंभ, जो कि हर 4 साल पर आयोजित होता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ, जो कि हर 6 साल पर आयोजित होता है। तीसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो कि हर 12 साल पर आयोजित होता है। और आखिरी में है महाकुंभ, जो कि 144 साल में एक बार आयोजित होता है। और इस बार जो लगा है वो है महाकुंभ, और इसी कारण से यूनेस्को ने इसे हेरिटेज विरासत घोषित किया है। अब समझते हैं कि इस कुंभ के मेले का आयोजन किस किस स्थान पर होता है, किस किस जगह पर होता है और उन्हीं जगहों पर क्यों होता है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया था समुद्र मंथन का कहानी, तो उसके अनुसार पता चला कि अमृत छलका 4 जगहों पर, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, इन जगहों पर होता है। लेकिन यहाँ पर एक साइंस भी है, यहाँ पर एक एंट्री होता है। अब साइंस का, साइंस को समझते हैं। देखिए, इन चारों जगहों पर 4 इंपॉर्टेंट नदी है। कौन कौन सा? गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी। इन 4 नदियों के किनारे जो शहर बसा है, उन्हीं शहर में ये आयोजन हो रहा है। देखिए, कुंभ मेले के इस पूरे कहानी के बीच में एक साइंस भी है। एक रिसर्च बताता है कि कुंभ मेले के दौरान जो नदी है उसके पानी का बैक्टीरियोफेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस पानी में एंटीबॉडी का मात्रा काफी अधिक बढ़ जाता है। और एंटीबॉडी बढ़ने की वजह से जब आप उस पानी में स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो आपके शरीर का बैक्टीरिया मर जाता है, शरीर साफ हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। तो हुआ ना यहाँ पर साइंस और अध्यात्म का एक साथ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, सम्मिश्रण। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो कुंभ का मेला है, इसका आयोजन कब होगा, कहाँ होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। इसके पीछे है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी केवल वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जो हम लोग समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, ये वो एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम लोग साइंस की भाषा में एस्ट्रोनॉमी से जोड़ते हैं। यानी जो भी हम लोग अपने प्लैनेट्स देख रहे हैं, जो भी हम लोग सैटेलाइट्स देख रहे हैं, उन सबों का एक कॉम्बिनेशन बैठता है। और उसी टाइम पीरियड में जहां पर वो कॉम्बिनेशन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा होता है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसके पीछे अध्यात्म, विज्ञान दोनों लगा पड़ा है। और तब जाकर तय होता है कि कुंभ का मेला कहां लगेगा, कब लगेगा, ये सारी बातें। अब समझते हैं कुंभ के मेले के महत्व को। देखिए, ये जो कुंभ का मेला है, इसका हर तरीके का महत्व है, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, यहां तक कि इकोनॉमिकल वैल्यू भी है। कैसे समझते हैं? देखिए, धार्मिक महत्व तो हम लोग समझ रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ है, इसे पवित्र स्नान माना जाता है। इसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि यहां पर दुनिया भर के नागा, साधु, अघोड़ी, इस तरह से बहुत सारे संत महात्मा पहुंचते हैं। और उन सबों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उन सारी बातों से जो भी लोकल लोग होते हैं और भी जो वहां पर मौजूद लोग होते हैं, उन सबों का कहीं ना कहीं एक नॉलेज बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनका अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ता है। वहीं अगर सामाजिक महत्व का बात करें तो दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। लोग एक दूसरे के रिचुअल्स को, उनके तौर तरीके, कल्चर्स, इन सबों से वो कहीं ना कहीं आपस में मर्ज हो रहे हैं, अवगत हो रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और यूं ही नहीं,
यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। और आर्थिक महत्व के बारे में अगर आप सुनोगे तो सुन के आप हैरान रह जाओगे कि जब 2019 में प्रयागराज में ये लास्ट टाइम जब कुंभ का मेला का आयोजन हुआ था तो $11 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। समझ रहे हैं, $11 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, वो भी 1-1.5 महीने में। साथ ही साथ 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला था। तो यूं ही नहीं, कुंभ के मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मानव जनावड़ा कहा जाता है और इस बार तो महाकुंभ है, तो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। अगर इस मेले के साइंटिफिक वैल्यू का अगर हम बात करें तो एक रिसर्च बताता है कि इस मेले में जो नदी का पानी है, यानी इस कुंभ के टाइम पीरियड में काफी अधिक आपके शरीर के बैक्टीरिया को समाप्त करती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो वो आपके मन को काफी अधिक शांति प्रदान करता है। कहीं ना कहीं वो एक मेंटल पीस आपको दे रहा है। तो ये कुछ इसका हो जाता है साइंटिफिकली महत्व। वैसे है तो बहुत सारे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस कुंभ के मेले को अध्यात्म की नजर से देखें, आप धर्म की नजर से देखें, या फिर आप जिज्ञासा की नजर से देखें, हर एक तरीके से ये कुंभ का मेला आप पर प्रभाव डालता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पूरे वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अधिक इंटरेस्टिंग लगा जो आप नहीं जानते थे। साथ ही साथ ये कुंभ का मेला कोई साधारण मेला नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया के किसी भी चीज से नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण लगी होगी। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।